हाय एवरीवन। 19 जून को जीएसटी में जीएसटीएन की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की गई है जो बेसिकली बात कर रही है कि किस तरह से हैंडल किए जाएंगे अगर जो रिकॉर्ड्स है आईएमएस के अंदर जो रेसिपिएंट के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो गलती से अगर रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं रेसिपिएंट के द्वारा, तो उस तरह की सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाएगा। मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है कि अगर आपसे आईएमएस में कुछ गलती होगी, आपने कोई रॉन्गली किसी रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया है, चाहे वो आपके इनवॉइस के रिकॉर्ड हो, डेबिट नोट के रिकॉर्ड्स हो या आपके क्रेडिट नोट के रिकॉर्ड्स हो, आपने एज अ रेसिपिएंट उससे रिजेक्ट कर दिया है, तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा। ये एडवाइजरी बेसिकली उसके रिगार्डिंग बात करती है और बेसिकली इसे 4 क्वेश्चंस के थ्रू डील करती है। तो हम चारों क्वेश्चंस को एक एक करते हुए समझते हैं कि क्या बात करी है एडवाइजरी और आपको हर केस के अंदर क्या क्या एक्शन लेना है अगर गलती से कोई रिकॉर्ड रिजेक्ट आपका हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं कि कोई रेसिपिएंट है वो अपना आईटीसी कैसे अवेल करेगा, किस केस के अंदर जहां पे उसने गलती से कोई इनवॉइस को, डेबिट नोट को, कोई ई कॉम डॉक्यूमेंट्स आ रहा है आईएमएस के अंदर, उसे रिजेक्ट कर दिया है, गलती से उसे आईटीसी को रिजेक्ट कर दिया, तो अब आईटीसी किस तरह से ले पाएगा। और उसने अपनी जो कोरस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 3B है उस टैक्स पीरियड की उसे भी फाइल कर दी रेसिपिएंट ने। मतलब उसके सप्लायर ने कोई इनवॉइस दिखाई होगी, डेबिट नोट दिखाया होगा, कोई ई कॉमर्स का डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, उसे जो रेसिपिएंट है उसने रिजेक्ट कर दिया, तो अब वो आईटीसी किस तरह से ले पाएगा अगर उसने ऑलरेडी अपनी 3B फाइल कर दी है। तो इस केस को किस तरह से डील किया जाएगा, ये पहला क्वेश्चन अपने इस बारे में बता रहा है। तो अब इसके अंदर ये बेसिकली बताते हैं कि जो रेसिपिएंट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने सप्लायर से कि वो दोबारा से रिपोर्ट करे उस सेम रिकॉर्ड को, उस इनवॉइस को, उस डेबिट नोट को, उस ई को डॉक्यूमेंट को दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए, कोई भी चेंज किए बगैर। अपने सप्लायर को बोलेगा मैंने गलती से उसे रिजेक्ट कर दिया, तो आप उसे दोबारा से रिपोर्ट कर दीजिए कोई भी चेंज किए बगैर। और दोबारा से किस तरह से रिकॉर्ड को रिपोर्ट किया जाएगा, तो या तो वो अपनी जीएसटीआर 1A, अगर सप्लायर के पास अभी जीएसटीआर 1A फाइल करने का ऑप्शन बचा हुआ है उस पर्टिकुलर मंथ का, उस पर्टिकुलर पीरियड का, तो अपनी जीएसटीआर 1A के अंदर दिखा दे। या फिर अगर 1A फाइल करने का वो ऑप्शन नहीं बच रहा सप्लायर के पास, तो वो जो अमेंडमेंट टेबल है जो आने वाले सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स है उसकी जो अमेंडमेंट टेबल है जीएसटीआर 1 के अंदर हो, आईएफएफ के अंदर हो, तो उसकी जो अमेंडमेंट टेबल है उसे यूज करते हुए सप्लायर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप वहां पे दिखा दीजिए गलती से मेरे से वो रिकॉर्ड रिजेक्ट हो गया। तो जब वो सप्लायर दिखा देगा तो रेसिपिएंट अब अवेल कर सकता है आईटीसी किसके बेसिस पे, जो अमेंडेड रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। तो उसने जो अपनी आईएफएफ के अंदर दिखाया, 1A के अंदर दिखाया, या फिर जो अपनी 1 के अमेंडमेंट टेबल के अंदर दिखाया, उसके बेसिस के ऊपर जो अमेंडेड रिकॉर्ड आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए आईएमएस के अंदर जाते हुए दोबारा से 2B को रिकम्प्यूट करेगा वो, और उसके बाद वो अपना आईटीसी यहाँ पे क्लेम कर पाएगा। तो यहाँ पे जो रेसिपिएंट है उसे आईटीसी मिलेगा कंप्लीट अमेंडेड वैल्यू, जो है अमेंडमेंट के थ्रू वैल्यू दिखाएगा, जहाँ पे वो बेसिकली सेम वैल्यू दिखाएगा, सेम इनवॉइस दिखाएगा, सेम डेबिट नोट दिखाएगा, तो उसका उसे यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है रेसिपिएंट के द्वारा। तो बेसिकली अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपके अपने सप्लायर के साथ रिलेशंस अच्छे होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, आपका जो आईटीसी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये यहाँ पे क्या बोलता है साथ के साथ, तो आप आईटीसी कब ले पाएंगे जो दोबारा फर्निश किया गया डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग, तो जब आपकी जो 2B के अंदर जो भी आपकी कंसर्न पीरियड की 2B है जिसके अंदर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आईटीसी दोबारा ले पाएंगे। तो आपको देखना है कि अब कौन सी 2B के अंदर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आईटीसी यहाँ पे ले पाएंगे। ऐसे नहीं कि आपकी 2B के अंदर अब आगे आ रहा है और आप पहले उसका आईटीसी लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपको 2B के हिसाब से ही अपना आईटीसी यहाँ पे लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चलो रेसिपिएंट ने तो सप्लायर को बोल दिया कि आप दोबारा से उस रिकॉर्ड को दिखा दीजिए तो मैं आईटीसी ले पाऊंगा, अदरवाइज मेरा आईटीसी नहीं ले पाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में सप्लायर के एंगल से बात करते हैं कि रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया और अब रेसिपिएंट सप्लायर के पास जा रहा है कि वो रिकॉर्ड आप दोबारा दिखा दीजिए, अपनी 1A के अंदर दिखा दीजिए, आईएफएफ या 1 के अमेंडमेंट टेबल के अंदर दिखा दीजिए। तो सप्लायर की यहाँ पे लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, सप्लायर दोबारा से वो रिकॉर्ड दिखा रहा है तो क्या उसकी यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या उसकी यहाँ पे टैक्स 2 बार वो पे करना पड़ेगा उसे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था वो रिजेक्ट कर दिया गया गलती से रेसिपिएंट के द्वारा, और अब जो सप्लायर है वो फर्निश कर रहा है सेम रिकॉर्ड को अपनी 1A के अंदर ऑफ सेम टैक्स पीरियड के अंदर, या फिर जो अमेंडमेंट टेबल है जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की सब्सिक्वेंट पीरियड की टिल, वो आपको ये ध्यान है कि आपको रिकॉर्ड जो अमेंडमेंट टेबल के अंदर वो दिखा पाएगा, वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक ही दिखा पाएगा। तो उसका क्या इंपैक्ट होगा सप्लायर की लाइबिलिटी पे, क्या इससे सप्लायर की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या होगा सप्लायर की लाइबिलिटी पे, इसका क्या इंपैक्ट आएगा बेसिकली, तो वो यहाँ पे ये समझाते हैं। तो ये यहाँ पे बताते हैं कि जो सप्लायर है या तो वो खुद नोटिस करता है, क्योंकि सप्लायर को भी जो सप्लायर्स व्यू मिलता है आईएमएस डैशबोर्ड का, वहां पे भी दिखा दिया जाएगा कि आपका जो रेसिपिएंट है उसने रिजेक्ट कर दिया है कोई रिकॉर्ड, तो या तो वो खुद नोटिस कर ले कि हाँ रेसिपिएंट ने गलती से रिकॉर्ड रिजेक्ट कर दिया, या फिर जो रेसिपिएंट है वो रिक्वेस्ट करे सप्लायर से कि हमसे गलती से रिकॉर्ड रिजेक्ट हो गया, हमें आईटीसी नहीं मिल पा रहा है इस वजह से, तो आप दोबारा रिकॉर्ड दिखाइए।
तो उसकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो यहाँ पे क्या कर सकता है, जो दोबारा फर्निश कर सकता है सेम रिकॉर्ड को, उस रिकॉर्ड को दोबारा फर्निश कर सकता है विदाउट एनी चेंज। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखनी है सप्लायर को। तो जो पहले वाला रिकॉर्ड था उसे एज इट इज़ वो दोबारा दिखाएगा, उसके अंदर कोई भी चेंज वो यहाँ पे नहीं करेगा। तो अपनी 1A के अंदर दिखा सकता है सेम टैक्स पीरियड की, या फिर जो अमेंडमेंट टेबल है 1 और IFF की उसके अंदर दिखा सकता है सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड की, टिल जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है जो अमेंडमेंट टेबल के अंदर दिखाने का वहां तक दिखा सकता है। तो यहाँ पे अब ये बात करते हैं कि लाइबिलिटी का इस केस के अंदर सप्लायर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो लाइबिलिटी है सप्लायर की वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी। सप्लायर की लाइबिलिटी ऐसा नहीं है कि आपका रेसिपिएंट आपके पास आया, उससे गलती से कोई रिकॉर्ड रिजेक्ट हो गया, अब आप उसे दोबारा दिखा रहे हैं 1A के अंदर या IFF या 1 के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी आगे बताते हैं कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज क्यों नहीं होगी। तो ये यहाँ पे समझाते हैं कि आपकी जो अमेंडमेंट टेबल है वो ओनली डेल्टा वैल्यू लेती है, कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी और आपने जो अमेंडमेंट किया उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उससे ही आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इन प्रेजेंट केस के अंदर क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर सेम वैल्यू आप दिखा रहे हो, विदाउट एनी चेंज आप दिखा रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर कोई भी यहाँ पे डिफरेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, जो भी डिफरेंशियल लाइबिलिटी होगी वो जीरो होगी। तो अब आप एज अ सप्लायर, आपके रेसिपिएंट ने गलती से कोई रिकॉर्ड रिजेक्ट कर दिया, अब वो आपके पास आ रहा है कि प्लीज उसे दोबारा दिखा दीजिए, मेरे से गलती से रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे से आपकी लाइबिलिटी कहीं पे इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे जो डिफरेंशियल लाइबिलिटी है वो जीरो ही आ रही है, आपकी कहीं पे भी लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही। तो अगर आपके रेसिपिएंट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उसे दिखा सकते हैं, आपको कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आ रहा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहे हैं। पहले तो हमने देखा कि सप्लायर ने जो इनवॉइस है या उसके बाद आपका जो डेबिट नोट है या आपके जो ई-कॉमर्स के डॉक्यूमेंट है उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वहां पे तो उसके ITC के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था, वो ITC कम ले पा रहा था, तो उसके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर किए गए। अब अगले क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड और फोर्थ बेसिकली बात करेंगे कि जो आपका रेसिपिएंट है उसने गलती से आपका जो क्रेडिट नोट आपने दिखाया था उसे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। क्रेडिट नोट को जो रेसिपिएंट है उसने गलती से रिजेक्ट कर दिया, IMS के अंदर उसे दिखाई दिया, उसने गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो उसका यहाँ पे क्या इंपैक्ट होगा, उसे किस तरह से डील किया जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं कि जो रेसिपिएंट टैक्स पेयर है वो यहाँ पे ITC को किस तरह से रिवर्स करेगा अगर उसने रॉन्गली रिजेक्ट कर दिया क्रेडिट नोट को IMS के अंदर, और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग GSTR 3B है वो भी उसने ऑलरेडी फाइल कर दी है। तो जब आपने एज अ सप्लायर कोई क्रेडिट नोट दिखाया तो जो रेसिपिएंट है उसके ऊपर लाइबिलिटी थी कि वो ITC रिवर्स करे, लेकिन उसने IMS के अंदर उस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया, तो वो रेसिपिएंट के एंगल से रेसिपिएंट उस ITC को अब किस तरह से रिवर्स कर पाएगा। वो ITC रिवर्स करना चाह रहा है लेकिन उससे गलती से IMS पे रिजेक्ट कर दिया, तो अब ITC किस तरह से यहाँ पे रिवर्स कर पाएगा। तो इसके अंदर सेम वही चीज ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो रेसिपिएंट है वो रिक्वेस्ट करेगा जो उनका कंसर्न सप्लायर है, क्या वो क्रेडिट नोट दोबारा से फर्निश कर दीजिए, कोई भी चेंज किए बगैर, विदाउट एनी चेंज, एज इट इज आप दोबारा से फर्निश कर दीजिए, इन सेम रिटर्न पीरियड की GSTR 1A के अंदर कर दीजिए। अगर 1A आप उस सेम पीरियड की फाइल कर पा रहे हैं तो उसकी 1A के अंदर कर दीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके अंदर आप जो सब्सिक्वेंट पीरियड्स है उनकी 1 या IFF को यूज करते हुए, आप उसके अमेंडमेंट टेबल को यूज करते हुए उस क्रेडिट नोट को दोबारा से दिखा दीजिए। तो यहाँ पे जो रेसिपिएंट है अब वो उस नए अमेंडेड रिकॉर्ड की वजह से यहाँ पे रिवर्स कर पाएगा अपना ITC जो उसने अवेल कर लिया है। जो अमेंडेड रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अमेंडेड CN दिखाई दे रहा है, उसे यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद IMS के अंदर यहाँ पे अपना ITC यहाँ पे कम कर पाएगा। तो यहाँ पे हैंस जो रेसिपिएंट है वो ITC यहाँ पे रिड्यूस हो पाएगा जो अमेंडेड वैल्यू है उसके बेसिस के ऊपर। और उसके लिए उसे यहाँ पे क्या करना होगा, जो IMS के बाद उसके अंदर एक्सेप्ट करने के बाद 2B को यहाँ पे वो रिकम्प्यूट करेगा। तो इसकी वजह से बेसिकली जो इम्पैक्ट पहले आने वाला था वही इम्पैक्ट आ रहा है। जो रिड्यूस वैल्यू वो करेगा अपने ITC की, वो सेम होगी ओरिजिनल क्रेडिट नोट की जैसी, क्योंकि जो कंप्लीट क्रेडिट नोट था, जो ओरिजिनल कंप्लीट क्रेडिट नोट था वो रिजेक्ट कर दिया गया था, और एक उसके जैसा का जैसा ही सेम विदाउट एनी चेंज यहाँ पे क्रेडिट नोट यहाँ पे सप्लायर की तरफ से दिखाया गया। इसके बाद क्रेडिट नोट के केस के अंदर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है सप्लायर के एंगल से। रेसिपिएंट ने गलती से आपका क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया, रेसिपिएंट तो अपनी ITC रिवर्स नहीं कर पा रहा, लेकिन जो सप्लायर है बेसिकली उसकी यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सप्लायर इस सिचुएशन को किस तरह से डील करेगा अगर रेसिपिएंट ने गलती से यहाँ पे आपके क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये यहाँ पे क्वेश्चन 4 के अंदर बात करते हैं कि जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट था वो रिजेक्ट कर दिया गया रेसिपिएंट के द्वारा, और जो सप्लायर है वो फर्निश कर रहा है सेम क्रेडिट नोट को GSTR 1 के अंदर कर रहा है, या फिर जो अमेंडमेंट टेबल है GSTR 1 और IFF की कोई भी फ्यूचर टैक्स पीरियड की जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट अलाउड है वहां तक, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा सप्लायर की लाइबिलिटी पे। यहाँ पे सप्लायर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसकी लाइबिलिटी किस तरह से बढ़ रही है या उसकी लाइबिलिटी सही रह जाएगी, तो उसका क्या इंपैक्ट है बेसिकली वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंट पे तो क्या होगा कि जो सप्लायर की लाइबिलिटी है वो एडेड बैक हो जाएगी। एक बार आपके रेसिपिएंट ने क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया तो आपकी एक बार के लिए तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, दोबारा उसे एड बैक कर दिया जाएगा जो ओपन 3B रिटर्न है उसके अंदर।
क्योंकि आपका जो रेसिपिएंट है उसने जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट था उसे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। तो आपके रेसिपिएंट की वजह से आपकी एक बार लाइबिलिटी जो आपकी जो ओपन GSTR 3B है, मतलब जो 3B आप फाइल कर रहे हैं उस पीरियड की, वहां पे आपकी लाइबिलिटी एक बार बढ़ जाएगी। लेकिन ये आगे बताते हैं कि सप्लायर उस क्रेडिट नोट को दोबारा फर्निश करेगा कैसे, या तो 1A को यूज कर रहा है सेम पीरियड की, या फिर अमेंडमेंट टेबल को यूज कर रहा है 1 और IFF की सब्सिक्वेंट पीरियड की। तो जो सप्लायर की यहाँ पे लाइबिलिटी है वो जो अमेंडेड क्रेडिट नोट है उसके थ्रू उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस होगी, अगेन दोबारा रिड्यूस हो जाएगी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के क्रेडिट नोट की, जो यहाँ पे सेम होगी जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट था उसके जैसी। मतलब आप ओरिजिनल क्रेडिट नोट जैसे क्रेडिट नोट दोबारा दिखाएंगे क्योंकि आपके रेसिपिएंट ने गलती से उसे रिजेक्ट कर दिया, तो जो आपका अमेंडेड रिकॉर्ड आप दिखा रहे हैं, अमेंडेड क्रेडिट नोट दिखा रहे हैं, 1A के अंदर दिखा रहे हो, 1 के अंदर दिखा रहे हो, IFF के अंदर दिखा रहे हो, उसे यूज करते हुए आपकी अब लाइबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो पाएगी। तो इसकी वजह से जो नेट इफेक्ट है लाइबिलिटी पे वो सप्लायर की सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है। तो बेसिकली मेन इस केस के अंदर सप्लायर के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक बार के लिए उसकी GSTR 3B के अंदर यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको अपने रेसिपिएंट से बात करनी होगी, दोबारा से आप वो रिकॉर्ड दिखाएंगे, उसे वो अमेंडेड रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद आपकी लाइबिलिटी पहले जैसी हो जाएगी। जो नेट इफेक्ट है वो आपका सेम रह जाएगा, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक बार के लिए आपको ये चीज़ ध्यान करनी पड़ेगी कि आपकी लाइबिलिटी 3B के अंदर बढ़ रही है। तो बेसिकली इस पूरी एडवाइजरी का क्रक्स समझे, अगर रेसिपिएंट ने कोई गलती कर दी, चाहे आपका वो इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, अगर रेसिपिएंट ने कोई गलती कर दी तो वो सप्लायर से रिक्वेस्ट करेगा कि उसे आप दोबारा दिखा दीजिए उस सेम रिकॉर्ड को। अगर 1A पॉसिबल है फाइल करनी तो 1A के थ्रू दिखा दीजिए, या फिर उसके बाद अगर आपकी 1A में पॉसिबल नहीं है तो 1 या IFF की अमेंडमेंट टेबल के अंदर दिखा दीजिए, और वो जो अमेंडेड रिकॉर्ड है उसे यहाँ पे रेसिपिएंट आपका एक्सेप्ट कर लेगा, और उस अमेंडेड रिकॉर्ड के एक्सेप्टेंस के बेसिस के ऊपर 2B के अंदर आपकी डिटेल्स आ जाएगी, और उसके बेसिस के ऊपर जो भी आपका ITC कम करना है, ज़्यादा करना है, लाइबिलिटी कम होनी है, बढ़नी है, वो सारी चीज़ आपके यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो आई होप आपको हमारे इस डिटेल डिस्कशन के थ्रू ये जो नई एडवाइजरी आई है उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। और अब से आप, अगर आपके रेसिपिएंट के द्वारा, या आप रेसिपिएंट है, अगर आपसे कोई गलती हो गई IMS के किसी रिकॉर्ड को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।